गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सत्यम क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल बायोलॉजी की क्लास में हम लोगों ने वृषण की संरचना पढ़ी थी, उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो जो वृषण की संरचना जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने आपको इसके आकार और प्रकार के बारे में बताया था, भीतरी संरचना के बारे में बताया था और ये बताया था, ये बात की थी कि वृषण के जो 200 से 400 संख्या में पिंडक होते हैं, तो उन पिंडकों में अत्यधिक कुंडलित व महीन शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, जिन्हें आप सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जब वृषण की सतह से, ये वृषण की सतह है, ये वृषण का पश्च तल है और ये पश्च तल का मध्यवर्ती क्षेत्र है। तो जितनी भी ये शुक्रजन नलिकाएं हैं, जब वृषण की सतह से आरंभ होती है, इनकी शुरुआत होती है, तो ये कुंडलित होती है। लेकिन जैसे जैसे ये पश्च तल के मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर बढ़ती जाती हैं, ये सीधी हो जाती हैं और बिल्कुल सीधी होकर इस पश्च तल के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित छोटी छोटी नलिकाओं के एक जाल में खुल जाती हैं। नलिकाओं के इस जाल को वृषण जालक यानी रेटे टेस्टिस कहा जाता है। अब वृषण जालक से दूसरी ओर कुछ अपवाहक नलिकाएं निकलती हैं। अपवाहक नलिकाएं, इन अपवाहक नलिकाओं को वासा इफ्रेंशिया कहा जाता है। याद कर लीजिएगा नाम कि इन अपवाहक नलिकाओं को वासा इफ्रेंशिया कहा जाता है। ठीक है, अब वासा इफ्रेंशिया पीछे की ओर बढ़ती है वृषण के पश्च तल पर और इस पश्च तल पर स्थित केवल एक ही सिंगल लगभग 6 मीटर लंबी एक सिंगल नलिका में जाकर के ये सारी अपवाहक नलिकाएं खुल जाती हैं। ये जो 6 मीटर लंबी एक सिंगल नलिका है, इस नलिका का नाम है इपीडाइडाइमस नलिका। इपीडाइडाइमस नलिका इसका नाम है। तो सारी अपवाह, पहले देखिए, शुक्रजन नलिकाएं वृषण जालक में खुलेंगी, वृषण जालक से अपवाहक नलिकाएं निकलेंगी, जिन्हें आप वृषण जालक यानी रेटे टेस्टिस कहते। रेटे टेस्टिस ये छोटी छोटी नलिकाओं का जाल है, इससे निकलेंगी अपवाहक नलिकाएं, जिन्हें आप वासा इफ्रेंशिया कह रहे हैं। वासा इफ्रेंशिया पश्च तल की ओर बढ़ती है वृषण की और इस पश्च तल पर स्थित केवल एक ही सिंगल लगभग 6 मीटर लंबी एक बहुत ही कुंडलित नलिका में जाकर के ये सारी अपवाहक नलिकाएं खुल जाती हैं। इस नलिका को इपीडाइडाइमस नलिका या अधिवृषण नलिका कहा जाता है। ये 6 मीटर लंबी होती है, स्वयं में सिंगल होती है, लेकिन इसकी ये इतनी ज्यादा अत्यधिक कुंडलित होती है और इसके कुंडल परस्पर आपस में एक दूसरे से संयोजी ऊतक द्वारा चिपके होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो अधिवृषण नलिका है यानी इपीडाइडाइमस डक्ट जो है, ये वृषण के पश्च तल पर एक उभार सा, एक गांठ जैसी संरचना का निर्माण करती है। ये गांठ जैसी संरचना आपको बिल्कुल जैसे अल्प विराम होता है ना, कॉमा, उस कॉमा जैसी दिखाई देती है। तो गांठ जैसी उभरी हुई ये जो अल्प विराम सी जो रचना आपको वृषण के पश्च तल पर लगी हुई दिखाई दे रही है, इस रचना को ही अधिवृषण, इसे अधिवृषण यानी इपीडाइडाइमस कहा जाता है। तो ये अधिवृषण हो गया यानी इपीडाइडाइमस हो गया और इस अधिवृषण यानी इपीडाइडाइमस के अंदर ये 6 मीटर लंबी अधिवृषण नलिका जो अत्यधिक कुंडलित है वो स्थित है। अधिवृषण की रचना को अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो ये ऊपरी भाग है, जो वृषण के पश्च तल के ऊपरी भाग को ढक रहा है, इस भाग को कहा जाता है, ये इसका शीर्ष भाग है यानी हेड है। ये नीचे की ओर इसका जो ये पतला भाग है, इसको हम लोग इसका पुच्छ भाग यानी टेल कहते हैं। तो ये हो गया टेल, ये अधिवृषण यानी इपीडाइडाइमस की टेल यानी पुच्छ भाग है। इसे एक नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है क्वाडा इपीडाइडाइमस, इसे क्वाडा इपीडाइडाइमस कहा जाता है। तो वृषण के जो पूर्ण एपिडाइडाइमस 3 भागों में विभाजित है। पूर्ण जो अधिवृषण है वो 3 भागों में विभाजित है। अब इसका जो सबसे निचला भाग है, जो वृषण के पश्च तल के निचले भाग को घेरे रहता है, इसे इसका यानी अधिवृषण का पुच्छ भाग यानी क्वाडा एपिडाइडाइमस कहा जाता है। ये जो इसका शीर्ष भाग है, जो वृषण के पश्च तल को ऊपर की ओर से
घेर रहा है, इसको हम इसका शीर्ष भाग यानी हेड या इसको कुपुट एपिडाइडाइमस कहते हैं। तो शीर्ष भाग को हेड या कुपुट एपिडाइडाइमस कह दिया गया। बाकी देखिए ये तो कुपुट एपिडाइडाइमस हो गया, ये क्वाडा एपिडाइडाइमस यानी टेल भाग हो गया। शेष बीच का ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र है इस अधिवृषण का एपिडाइडाइमस का, इस भाग को कहा जाता है अधिवृषण काय। इसको हम लोग बॉडी ऑफ एपिडाइडाइमस यानी अधिवृषण काय कहेंगे, यानी इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे कॉर्पस एपिडाइडाइमस कहा जाता है। तो ये जो भाग है बीच वाला, इसे आप कॉर्पस एपिडाइडाइमस भाग कहेंगे। आगे बात यह है कि देखिए ये जो पूरी वृषण की संरचना मैंने आपको, अब ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है। वृषण में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है, वो ये शुक्रजन नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर शुक्राणुओं यानी स्पर्म्स का निर्माण होता है। तो अगर हम अभी ये देखेंगे कि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इसकी रचना में ऐसी क्या खास बातें हैं जो जिसके कारण इनके अंदर शुक्राणु बन पाते हैं। तो अगर आप किसी भी एक इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्रजन नलिका की भीतरी रचना को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर शुक्रजन नलिका के चारों ओर एक संयोजी ऊतक की आधार कला, संयोजी ऊतक की बनी हुई आधार कला यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो आप रचना अभी देख रहे हैं, ये कह लीजिए शुक्रजन नलिकाओं की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो दीवार है, बाहरी दीवार, वो संयोजी ऊतक की बनी है। ठीक है, ये इसी को आधार कला कहते हैं या बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये तो हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है ना। अब देखिए इस आधार कला पर भीतर की ओर कोशिकाओं का इकहरा स्तर जो है वो सधा होता है। और इकहरा स्तर का मतलब कोशिकाओं का यानी सेल्स का केवल एक सिंगल लेयर होती है, और इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो ज्यादातर घनाकार होती हैं यानी क्यूबॉइडल होती हैं, मतलब जिनकी ऐसी कोशिकाएं जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो अधिकांशतः तो इस आधार कला के भीतर जो कोशिकाओं का जो एक इकहरा स्तर सधा हुआ है, लगा हुआ है ना, कोशिका सेल्स का एक सिंगल लेयर है, उसमें अधिकांश कोशिकाएं तो घनाकार हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं आकार में बहुत बड़ी बड़ी और लंबी लंबी हैं, और इन कोशिकाओं के स्वतंत्र तलों पर कई गर्त मतलब छोटे छोटे गड्ढे जो हैं वो पाए जाते हैं। तो अब ये जो उपकला ऊतक का निर्माण हुआ यहाँ पर, यानी नीचे की ओर बाहर की ओर एक आधार कला है, और उस आधार कला में घनाकार कोशिकाओं का एक गहरा स्तर है, और उन घनाकार कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ बड़ी बड़ी स्तंभी कॉलमनार सेल्स हैं, जिनके स्वतंत्र तलों पर ये छोटे छोटे गर्त जो हैं वो पाए जाते हैं। अब ये जो घनाकार कोशिकाएं हैं, संख्या में जो अधिक हैं, इन कोशिकाओं को हम लोग शुक्रजन कोशिकाएं यानी स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, यानी हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। शुक्रजन कोशिकाएं यानी स्पर्मेटोगोनिया इनको कहा जाता है। ठीक है ना। इन्हीं शुक्रजन कोशिकाओं में शुक्रजनन की प्रक्रिया यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान इन्हीं शुक्रजन कोशिकाओं यानी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं यानी स्पर्म्स का जो है वो निर्माण होता है। अब आगे की रचना अगर आप देखेंगे तो अब विभाजन होगा, वो विभाजन किस प्रकार का होगा, समसूत्री विभाजन होगा कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से हमारी बातें सभी लोग यहाँ पर सुने। देखिए अब ये जो पूरी की पूरी उपकला बनी, बाहर आधार कला है इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्रजन नलिका के भीतर की ओर, और इस उपकला में भीतर की ओर कोशिकाओं का जो ये गहरा स्तर है, इसमें अधिकांश कोशिकाएं जो है वो घनाकार हो गई, क्यूबॉइडल हो गई, जिन्हें हम लोग
ये स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्रजन कोशिकाएं कह रहे हैं। बीच बीच में ये जो लंबी और अपने स्वतंत्र तलों पर गर्तों वाली, पिट्स वाली जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम लोग या तो सहायक कोशिकाएं कहते हैं, या दूसरा नाम इनका, इन कोशिकाओं का एक है, इन्हें हम लोग सर्टोली की कोशिकाएं यानी सर्टोली सेल्स कहा करते हैं। तो सर्टोली की कोशिकाएं जो है वो अधिक लंबी होती हैं, इनके स्वतंत्र तलों पर गर्त पाए जाते हैं, ये सहायक कोशिकाएं होती हैं, और अन्य दूसरी कोशिकाओं को ये सहारा प्रदान करती हैं, सहारा सपोर्ट प्रदान करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं और पोषण प्रदान करती हैं। और तो और इन सर्टोली कोशिकाओं के जो ये स्वतंत्र तलों पर गर्त मौजूद है, इन्हीं गर्तों पर जो पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं हैं यानी स्पर्मेटिड सेल्स हैं, वो शुक्राणुओं में यानी स्पर्म्स में मैच्योर होती, उनका परिपक्वन होता है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्रजन कोशिकाएं हैं, ये लगातार बार बार विभाजन करती हैं, और इनके विभाजन से इस शुक्रजन नलिका के भीतर की ओर कोशिकाओं के नए नए स्तरों का निर्माण होता जाता है। नए नए स्तर यानी बाहर से ये कोशिकाएं नई नई बनती जाती हैं, और पुरानी होकर के ये इस शुक्रजन नलिकाओं के भीतर की ओर इसकी गुहा के बीचों बीच पहुंचती जाती है। तो जाहिर सी बात है कि शुक्रजन नलिका की गुहा में एकदम बीचों बीच सबसे परिपक्व कोशिकाएं होंगी। बाहर जो ये घनाकार कोशिकाएं हैं, शुक्रजन कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया है, ये लगातार नई नई कोशिकाओं को बनाकर उन्हें भीतर की ओर भेजता जाता है, और भीतर की ओर ये कोशिकाएं आकार में बड़ी बड़ी होकर परिपक्व होती जाती हैं। ठीक है, तो भाई भीतर की ओर अब चूंकि लगातार विभाजन होता जा रहा है, विभाजन चलता जा रहा है, तो इस शुक्रजन नलिका के भीतर की ओर कोशिकाओं के कई नए नए स्तर मौजूद हो जाएंगे, है ना, और इन स्तरों की कोशिकाओं को अब अलग अलग नामों से जाना जाएगा, है ना। तो जो सबसे बाहरी स्तर की कोशिकाएं होंगी, जो इन शुक्रजन कोशिकाओं यानी स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं के विभाजन से बनेंगी, जो सबसे बाहरी स्तर, पहला स्तर जो बनेगा, उस पहले स्तर की कोशिकाओं को कहा जाता है प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो सबसे बाहरी स्तर है कोशिकाओं का, उसे आप कहेंगे प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल्स। तो कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी स्तर है, इसे प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं कहा जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। फिर भीतर की ओर जो दूसरा स्तर मौजूद होगा, उस स्तर की कोशिकाओं को आप द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। लेकिन जो सबसे भीतर की ओर इस शुक्रजन नलिका के यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो सबसे भीतर की ओर सबसे परिपक्व परंतु आकार में गोल कोशिकाएं जो होंगी, इन्हें पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं यानी स्पर्मेटिड्स कहा जाएगा। स्पर्मेटिड्स या हिंदी में इन्हें कहा जाता है पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं। तो सबसे बाहर आधार कला होगी शुक्रजन नलिका में। आधार कला में भीतर की ओर एक कोशिकाओं का इकहरा स्तर होगा, देयर विल बी अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अब कोशिकाओं के इस इकहरे स्तर में अधिकांश कोशिकाएं तो जो है वो घनाकार यानी क्यूबॉइडल होंगी, लेकिन बीच बीच में कुछ बड़ी लंबी स्तंभी कोशिकाएं होंगी जिनके स्वतंत्र तलों पर गर्त पाए जाएंगे। अब ये जो घनाकार कोशिकाएं हैं, ये लगातार समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होकर के भीतर की ओर इस शुक्रजन नलिकाओं में, शुक्रजन नलिका के भीतर की ओर कोशिकाओं के नए नए स्तरों का निर्माण करती चली जाएंगी। जो सबसे बाहरी स्तर बनेगा कोशिकाओं का, उस स्तर की कोशिकाओं को आप प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। जो मध्यवर्ती स्तर होगा कोशिकाओं का, उस स्तर की कोशिकाओं को आप द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे।
और जो सबसे भीतरी और सबसे परिपक्व कोशिकाओं का जो स्तर होगा, सबसे बीचों बीच जो कोशिकाएं होंगी इस शुक्रजन नलिका में, उन कोशिकाओं को आप पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं यानी स्पर्मेटिड्स कहेंगे। ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं करती क्या हैं? ये स्पर्मेटिड सेल्स इन शुक्रजन, स्पर्मेटिड सेल्स इन सर्टोली कोशिकाओं के गर्तों में चली जाती हैं। अब प्रारंभ में तो ये आकार में गोल होंगी, लेकिन अगर आप किसी स्पर्म को यानी शुक्राणु को देखेंगे तो वो एक लंबा कीड़े जैसी आकृति का होता है। पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं यानी स्पर्मेटिड सेल्स तो ये आकार में गोल होती हैं। तो ये गोल आकृति वाली कोशिका किस प्रकार से ये एक लंबे कीड़े समान कोशिका में परिवर्तित हुई, ये परिवर्तन हुआ कहां? तो ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं चली जाती हैं इन सर्टोली कोशिकाओं के स्वतंत्र तलों पर मौजूद जो गर्त हैं उन गर्तों में चली जाती हैं, तब तक ये वहां रहती हैं जब तक कि ये एक कीड़े जैसी आकृति के शुक्राणु यानी स्पर्म्स में बदल ना जाए। ठीक है, तो अब इस प्रकार से जो है ये इन शुक्रजन नलिकाओं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। याद रखिए कि यही वो जगह है जहां पर शुक्राणु बनते हैं। अब जहां तक बात है इस अधिवृषण नलिका की, ये जो अधिवृषण नलिका इसका कार्य क्या है? तो अधिवृषण नलिका जो है, जब शुक्राणु इन शुक्रजन नलिकाओं में बनते हैं तो वो पहले वृषण जालक रेटे टेस्टिस में जाएंगे, वहां से ये अपवाहक नलिका यानी वासा इफ्रेंशिया में जाएंगे और वहां से अंततः ये सभी शुक्राणु पहुंच जाएंगे इस अधिवृषण नलिका यानी एपिडाइडाइमस में, एपिडाइडाइमस डक्ट में पहुंच जाएंगे। एपिडाइडाइमस नलिका में ये शुक्राणु लगभग 1 माह तक, 1 महीने तक रहते हैं। वहां इनका परिपक्वन होता है, वहां ये मैच्योर होते हैं और अब ये गतिशीलता प्राप्त कर लेते हैं और निषेचन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अधिवृषण नलिका इन शुक्राणुओं का संचयन करती है, इनका पोषण करती है, इनको परिपक्व होने, इनको मैच्योर होने में जो है वो सहायक होती है। और फिर जब ये परिपक्व हो जाते हैं शुक्राणु, तब फिर उसके बाद ये इस अधिवृषण से बाहर निकलते हैं और अब इस जनन तंत्र के दूसरे भाग में पहुंचते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये पूरा एक वृषण की संरचना मैंने आज यहां पर आपको ये कंप्लीट की। ये आधार कला है, संयोजी ऊतक की बनी है। इसके इस शुक्रजन नलिका के भीतर की ओर जो ये कोशिकाओं का इकहरा स्तर है, इसे इस शुक्रजन नलिका का जननिक स्तर कहा जाता है। जर्मिनल एपिथेलम इसको कहते हैं। क्यों? उत्पादक एपिथेलम या जननिक एपिथेलम कहते हैं, ठीक है ना, या जर्मिनल एपिथेलम कहते हैं। बार बार विभाजन करने की क्षमता होती है इसमें। भीतर की ओर नए नए कोशिकाओं के स्तरों का निर्माण किया जाता है इस उपकला के द्वारा, और जो नए नए स्तर बनते हैं कोशिकाओं के, उन नए नए स्तरों का एक बार हम लोग इस चार्ट से सीक्वेंस देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी भी शुक्रजन नलिका को बनाएंगे तो बाहर की तरफ तो ये इसकी आधार कला होगी, शुक्रजन नलिका की दीवार होगी, ये आधार कला की बनी है, ठीक है ना, बेस संयोजी ऊतक की बनी है। अब इस आधार कला पर देखिए ये घनाकार कोशिकाओं का एक गहरा स्तर है। बीच बीच में कुछ लंबी स्तंभी कोशिकाएं हैं जिन्हें आप सर्टोली की कोशिकाएं कहते हैं। अब ये जो घनाकार कोशिकाएं हैं, जब ये विभाजन करेंगी तो पहले भीतर की ओर इस नलिका के कोशिकाओं का एक सिंगल स्तर बनेगा, ठीक है ना। इस स्तर को आप फिलहाल तो ये जो घनाकार कोशिकाएं, इन्हें आप शुक्रजन कोशिकाएं, इन्हें आप शुक्रजन कोशिकाएं, शुक्रजन कोशिकाएं यानी स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब शुक्रजन कोशिकाओं में विभाजन हुआ तो भीतर की ओर कोशिकाओं का जो पहला स्तर बना, इस पहले स्तर की कोशिकाओं को अब आप नाम देंगे प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स।
ठीक है। तो देखिए शुक्रजन कोशिकाओं यानी स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। अब आगे देखिए, और विभाजन होगा तो यहाँ भीतर से यहाँ बीच में नई कोशिकाएं आ जाएंगी, इस एरिया में अब नई कोशिकाएं बन जाएंगी, ये वाली थोड़ा भीतर की ओर सरक जाएंगी, खिसक जाएंगी, आकार में बड़ी हो जाएंगी और मैच्योर हो जाएंगी। तो जब ये कोशिकाओं का दूसरा स्तर बनेगा, है ना, इनके पहले स्तर के मैच्योर होने से, तो अब कोशिकाओं के इस दूसरे स्तर का नाम आप देंगे, इस स्तर की कोशिकाओं को नाम देंगे आप द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। ठीक है, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। तो देखिए शुक्रजन कोशिकाओं के विभाजन से सबसे पहले बनी प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, फिर प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं जब मैच्योर हुई, आकार में बड़ी हुई और शुक्रजन नलिका के भीतर की ओर थोड़ा सा सरकी, खिसकी, तो अब ये क्या बन गई, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गई। अब आप इन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। फिर यहां पर बाहर से नई कोशिकाओं का स्तर आएगा, जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर खिसकती जाएंगी और खिसक करके आकार में बड़ी होकर के मैच्योर होंगी, परिपक्व होंगी। जो सबसे मध्यवर्ती कोशिकाएं होंगी, आकार में सबसे बड़ी और मैच्योर होंगी, उन्हीं कोशिकाओं को अब आप कहेंगे पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं, पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं यानी स्पर्मेटिक्स, पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं स्पर्मेटिक्स। ठीक है, तो द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से बनी पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं, अब यही पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं जो है वो चली जाती हैं इन सर्टोली कोशिकाओं के गर्तों में और वहां जाकर के ये परिपक्व होकर के शुक्राणुओं यानी स्पर्म्स का निर्माण कर देती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ये गोल सी, आकार में गोल सी पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं यानी स्पर्मेटिड सेल जो है वो एक लंबे कीड़े सी आकृति वाले शुक्राणुओं में बदलती है। उस प्रक्रिया को कहा जाता है शुक्र कायांतरण। याद कर लीजिए, शुक्र कायांतरण, शुक्र कायांतरण यानी स्पर्मेटिलियोसिस, स्पर्मेटिलियोसिस, शुक्र कायांतरण यानी स्पर्मेटिलियोसिस। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये पूर्व गोल सी पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं यानी स्पर्मेटिड्स एक लंबे कीड़े जैसी आकृति वाले शुक्राणु यानी स्पर्म में बदलती है। ठीक है ना, ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत इन शुक्रजन कोशिकाओं यानी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के द्वारा इन शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इस पूर्ण प्रक्रिया को हम लोग शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो शुक्राणुओं के ओवरऑल निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। हम अभी आपको आगे अलग से इसका डिस्कशन करेंगे अगले कुछ क्लासेस में। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया जो शुक्राणुओं के निर्माण की है उसे तो आप कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको हिंदी में शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, जिसके तहत ये शुक्रजन कोशिकाएं प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। फिर प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं से द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बनती हैं, फिर द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं परिपक्व होकर के आकार में बड़ी होकर के पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं यानी स्पर्मेटिड्स बन जाती हैं। फिर स्पर्मेटिड्स यानी पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं सर्टोली कोशिकाओं के गर्तों में, उनके पिट्स में चली जाती हैं और वहां पर वो शुक्राणु यानी स्पर्म्स में मैच्योर होती हैं। तो ये जो पूरी कंप्लीट जो प्रोसेस है, ये जो पूरी कंप्लीट प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को आप स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन कहते हैं।
ठीक है ना। लेकिन शुक्र कायांतरण वो प्रक्रिया है जिसके तहत ये गोल सी पूर्व शुक्राणु कोशिका यानी स्पर्मेटिड सेल्स जो है वो एक लंबे कीड़े की आकृति वाले शुक्राणु यानी स्पर्म्स में बदल रही है। यहां पर आप ये ध्यान देंगे, हम आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं कि ये जो शुक्राणु होगा है ना, इसमें इसके केंद्रक में गुणसूत्रों की यानी क्रोमोसोम्स की संख्या अगुणित यानी हैप्लॉइड होगी। ये भी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, हैप्लॉइड अगुणित आधी संख्या होगी। ठीक है, तो यहां पर अर्धसूत्री विभाजन कहीं ना कहीं होता है, तो वो भी हम आपको इस पूरे चैप्टर में आगे चल करके बताएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा वो ये कि भाई देखिए, आप पूरी वृषण की यानी टेस्टिस की संरचना पढ़ चुके हैं, जिसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, 10 से 15 ग्राम वजनी होता है ये वृषण, और वृषण कोश यानी स्क्वाटम में स्थित रहता है। ठीक है ना। और उसके बाद इन्हीं वृषण यानी टेस्टिस के अंदर ये शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजन नलिकाओं के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक, और ये जो शुक्राणु हैं, याद कर लीजिए, मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि ये जो स्पर्म्स होते हैं यानी शुक्राणु होते हैं, ये नर युग्मक कोशिकाएं होती हैं और निषेचन में भाग लेती हैं, और यही स्पर्म्स यानी शुक्राणु जो है ये अंडाणु का निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तब कहीं जाकर के जाइगोट और भ्रूण का निर्माण होता है और एक नए मनुष्य शरीर का निर्माण होता है, वहां से इसका आरंभ होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट कर दिया, पूरा वृषण की संरचना। अगली क्लासेस में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम ये जो आगे का पार्ट है, अभी आपने जो पढ़ा अभी तक, उसके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।